हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स के 25 मार्च 2023 के वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी देखेंगे। दोस्तों, चैनल पर मेरा डेली वीडियो अपलोड होता है और यकीन मानिए, अगर आप बीपीएससी, बिहार एसएससी या बिहार के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए ये उसके लिए रामबाण वीडियो आपको डेली मिलता है। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ ये बीपीएससी का एक स्पेशल समझिए आपके लिए पैकेज है। इसमें आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो छूटेगा। ठीक है, डेली का बिहार का सारा क्वेश्चन, बिहार करंट अफेयर्स का और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट का सारा क्वेश्चन, लगभग 6 अखबारों का निचोड़ दोस्तों इसमें रहता है। सेंट्रल अखबार, वो दिल्ली का अखबार हो चाहे वो राज्य का अखबार है, सारे अखबारों का निचोड़ मैं आपके लिए लेकर आता हूं। तो इसीलिए दोस्तों देर न करिए, चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण आपको करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखने मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पटना हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन बने हैं। ये केरल उच्च न्यायालय के वरिष्ठ जज न्यायमूर्ति थे, जो विनोद चंद्रन को अब पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर वहां के इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा बने हैं। ठीक है, तो याद रखिए, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? के विनोद चंद्रन बने हैं। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश अगर पूछा जाए कौन है, तो जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्र चूड़ है। अभी कौन है दोस्तों? जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्र चूड़ है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैरेंस चामियर थे। ठीक है, चैप्स चामियर थे। पंडित लक्ष्मीकांत झा स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश है। न्यायमूर्ति इंदु प्रभा सिंह पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, तो याद रखिए, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको इसमें दे दिए हैं। बिहार राज्य के शिशु मृत्यु दर 42 से घटकर कितनी हो गई? देखिए दोस्तों, बिहार राज्य की शिशु मृत्यु दर अप्रत्याशित रूप से 42 से घटकर 27 हो गई है। ये बहुत ही उपलब्धि है बिहार के लिए। ठीक है, समाज कल्याण मंत्री जो बिहार सरकार के मदन सहनी ने बताया है कि 10 वर्षों में बिहार की जो शिशु मृत्यु दर है वो 42 से घटकर 27 हो गई है। 7 वर्षों के भीतर बच्चों के ठीकनेपन, जो बच्चे नाटे रह जाते हैं, उसमें भी 6% की कमी आई है, अर्थात कुपोषण में भी कमी आई है। 25 मार्च से 1 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा के तहत प्रचार रथ पूरे बिहार में रवाना किया जाएगा। बिहार के किस अस्पताल में आई बैंक शुरू किया गया है? तो देखिए दोस्तों, बिहार के एनएमसीएच नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जो पटना में स्थित अस्पताल है, उसमें आई बैंक शुरू किया गया है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन का नाम सुखदेव प्रसाद वर्मा के नाम पर रखा जाएगा, या इसकी मांग की गई है रखने के लिए दोस्तों? तो ये मखदूमपुर रेलवे स्टेशन जो है उसकी मांग, उसका नाम सुखदेव प्रसाद वर्मा के नाम पर रखने की मांग की गई है। जहानाबाद के जदयू सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने मखदूमपुर रेलवे स्टेशन का नाम सुखदेव प्रसाद वर्मा के नाम पर करने की मांग की है। सुखदेव प्रसाद वर्मा स्वतंत्रता सेनानी एवं सांसद थे। बिहार के कितने प्रखंडों में वायु गुणवत्ता सेंसर लगाया जा रहा है? देखिए, देश भर में प्रदूषित शहरों में वर्ष 2026 तक पीएम 2.5 जो पार्टिकुलर मैटर जो कण है दोस्तों 2.5 में 40% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत बिहार के सभी 550 प्रखंडों में वायु गुणवत्ता सेंसर लगाया जाएगा। ठीक है, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और आईआईटी कानपुर के सहयोग से प्रदूषण में कमी लाने के लिए पटना में राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की पहली क्षेत्रीय कार्यशाला भी आयोजित हुई है, खोली गई है। ठीक है, बिहार के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री तेज प्रताप यादव हैं और इन्होंने ही उसका उद्घाटन किया है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर ने कब तक बिहार को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो बिहार के राज्यपाल ने 2024 तक बिहार को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। और जो वैश्विक है, डब्ल्यूएचओ ने, विश्व भर के देशों ने, उसमें जो डब्ल्यूएचओ है उसने 2030 तक टीबी मुक्त विश्व का लक्ष्य रखा है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया गया। टीबी दिवस 2023 की थीम थी, हाँ हम टीबी समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी है।
बिहार के जल संसाधन मंत्री ने केंद्र सरकार से नेपाल में हाई डैम और कोसी विकास प्राधिकरण के गठन की मांग की है। बिहार के जल संसाधन मंत्री भी कौन है? तो देखिए, बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने केंद्र सरकार से नेपाल में हाई डैम और कोसी विकास प्राधिकरण के गठन की मांग की है कि जिससे बाढ़ को रोकने में मदद मिल सके। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने केंद्र से विभिन्न योजनाओं के लिए मांग की है। कोसी मेची लिंक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग उन्होंने की है। कोसी मेची लिंक परियोजना से अररिया, कटिहार, किशनगंज एवं पूर्णिया जिले के 2,14,812 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। विकसित देशों की तर्ज पर बिहार जो है वाटर ऑडिट कराएगा, ये संजय कुमार झा ने कहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने सभी कोटि के शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ देने की घोषणा की है। यानी कहने का मतलब है सभी कोटि के जो शिक्षक है उनका स्थानांतरण उनके उनके घरों में, मतलब उनके घर वाले स्कूलों में किया जा सकेगा। ठीक है। बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर है, ये बहुत विवादों में रहते हैं। इन्होंने मनुस्मृति को लेकर भी बहुत बोले हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इसी साल 2023 में पूरी कर ली जाएगी और शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का भी लाभ मिलेगा। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बिहार के गहराई वाले चौर क्षेत्रों में किसकी खेती की योजना बनाई। देखिए दोस्तों, चौर क्षेत्र दलदली क्षेत्रों को कहा जाता है। ठीक है। तो चौर क्षेत्रों में मछली पालन तथा मखाना की खेती जो है बिहार सरकार करवाएगी। ठीक है। बिहार में लगभग 9.41 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जल जमाव की समस्या से ग्रसित है। 8.35 लाख हेक्टेयर उत्तर बिहार तथा 1.06 लाख हेक्टेयर टाल क्षेत्र में पड़ता है। चौर क्षेत्रों के विकास के लिए 1178 करोड़ रुपए की लागत से योजना बनाई गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री आलोक मेहता के अनुसार बिहार में आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने बिहार के व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड दिया गया है? तो देखिए, स्वास्थ्य विभाग के जो प्रभारी मंत्री आलोक मेहता है, इस तरह तो स्वास्थ्य मंत्री हमारे तेजस्वी यादव है, लेकिन अभी प्रभार जो है आलोक मेहता को दिया गया है। तो उनके अनुसार आयुष्मान भारत योजना 27 सितंबर 2018 को लागू हुई और लागू होने के बाद बिहार के 73.20 लाख व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड दिया गया है, जो निर्धारित लक्ष्य का 31.5% है। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न योजनाओं को लागू करने के मामले में डाक विभाग का कौन सा डाक सर्किल प्रथम स्थान पर आया है? तो राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न योजनाओं को लागू करने के मामले में डाक विभाग का बिहार डाक सर्कल प्रथम स्थान पर आया है। बिहार में आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे लोगों से आउटसोर्सिंग एजेंसी कितनी फीसदी से ज़्यादा सेवा शुल्क नहीं ले पाएगी? देखिए दोस्तों, बिहार सरकार सरकारी नौकरियों में कम सरकारी नौकरियों तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने के माध्यम से कि कम पैसे में ज़्यादा लोगों का भर्ती किया जा सके, उसने ना आउटसोर्सिंग योजना निकाली थी। आउटसोर्सिंग योजना में जो एजेंसियां हैं वो मनमानी जो है सेवा शुल्क कर्मियों से वसूलती है। इस पर जो सरकार ने लगाम लगाई है और एक न्यूनतम तथा अधिकतम सेवा शुल्क कर्मियों से लेने की बात कही है। आउटसोर्सिंग एजेंसियां न्यूनतम 3.85% ले सकती हैं सेवा शुल्क और अधिकतम 7% ले पाएंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बिहार सरकार को ग्रामीण अधिसंरचना विकास निधि से कितने करोड़ रुपए की राशि जारी करेगा? देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड बिहार सरकार को ग्रामीण अधिसंरचना विकास निधि से 1850 करोड़ की राशि देगा। इस 1850 करोड़ की राशि से 25 सड़क तथा 16 पुल बनाए जाएंगे। ठीक है। नाबार्ड का जो नाबार्ड है, देखिए दोस्तों, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। 1900 मुख्यालय इसका मुंबई में, अध्यक्ष इसके श्री साजी केवी है। कृषि खेती ग्रामीण भारत के सुधार तथा विकास के लिए वित्तीय सेवाएं ये प्रदान करता है। ग्रामीण ग्रामीण सेवाओं के लिए वित्तीय संस्थान है एक तरह से ये। बिहार में किस जगह की प्रचलित विवाह पंजी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का उपाय किया जाएगा? देखिए दोस्तों, मधुबनी में जो है मधुबनी में जो प्रचलित विवाह है, ठीक है ना, उसको सुरक्षित करने का उपाय किया जाएगा। कला संस्कृति युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने मिथिला क्षेत्र विशेषकर मधुबनी में प्रचलित विवाह पंजी रिकॉर्ड को सुरक्षित और सुरक्षित रखने पर विचार करने का निर्देश दिया है। टीबी उन्मूलन में
टीबी उन्मूलन में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए बिहार के किस जिले को गोल्ड मेडल मिला? देखिए दोस्तों, पीएम मोदी ने वाराणसी में टीवी पर एक विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत किया है टीबी डे के अवसर पर 24 मार्च को। तो इसमें बिहार के जो मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले हैं उनको गोल्ड मेडल दिया गया है टीबी उन्मूलन में, और सिल्वर मेडल सिवान जिला को दिया गया, ब्रॉन्ज मेडल सारण व पूर्णिया को दिया गया है। 2015 की तुलना में मरीजों का इंसिडेंट रेट 60% कम होने पर गोल्ड मेडल दिया गया है, 40% कम होने पर सिल्वर मेडल और 20% कम होने पर ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है। वाराणसी में 24 मार्च को आयोजित विश्व यक्ष्मा टीबी दिवस पर पीएम मोदी ने यह मेडल दिया है। देश में टोल प्लाजा को कितने महीने में हटाकर सरकार जीपीएस आधारित टोल संग्रह तंत्र समेत अन्य प्रौद्योगिकी पेश करेगी? देखिए, केंद्रीय परिवहन और जहाज रानी मंत्री नितिन गडकरी ने मौजूदा टोल प्लाजा को 6 महीने में हटाकर जीपीएस आधारित टोल प्लाजा प्रौद्योगिकी पेश करने की घोषणा की है। ठीक है, नितिन गडकरी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में खोजे गए लिथियम भंडार का उपयोग करके भारत दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण में क्षेत्र में पहले स्थान पर जल्द ही काबिज होगा। आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के किस मुख्य प्रबंधक निदेशक को द मोस्ट प्रोमिसिंग बिजनेस लीडर्स ऑफ एशिया का पुरस्कार जीता है? तो आरईसी के सीएमडी विवेक कुमार देवांगन ने द मोस्ट प्रोमिसिंग बिजनेस लीडर्स ऑफ एशिया का पुरस्कार जीता है। देखिए, आरईसी का फुल फॉर्म रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसको हिंदी में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड कहा जाता है। ठीक है, इनके सीएमडी को दिया गया है यह पुरस्कार। ठीक है, आरईसी की स्थापना 25 जुलाई 1969 को हुई थी। आरईसी राज्य बिजली बोर्डों को विद्युतीकरण योजनाओं में निवेश हेतु ऋण सहायता प्रदान कराता है। एशियन बिजनेस लीडर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, वीकेसी रजाक को एशियन बिजनेस लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वीकेसी ग्रुप के प्रबंधक वीकेसी रजाक को एशियन बिजनेस लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये फुटवेयर उद्योग की उत्कृष्ट तथा नवाचार के लिए इनको दिया गया है। वीकेसी ग्रुप देश के सबसे बड़े भरोसेमंद फुटवेयर ब्रांडों में से एक है। लोकसभा में 64 संशोधनों के साथ वित्त विधेयक 2023 पारित किया गया है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, जान लीजिए। विदेश यात्रा के लिए विदेश यात्रा अगर आप हैं और क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो अब उस पर आप टैक्स देना पड़ेगा आपको। धन प्रेषण योजना के तहत 1 जुलाई 2023 से शिक्षा और चिकित्सा को छोड़कर भारत से किसी अन्य देश को पैसा भेजने पर 20% टैक्स लिया जाएगा। 7 लाख से अधिक आय होने पर 7 लाख से अधिक अतिरिक्त आय पर ही टैक्स देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, पहले क्या नियम था कि अगर 7 लाख से अगर आपका थोड़ा भी इनकम ज़्यादा हुआ तो पूरे 7 लाख पर टैक्स आपको देना पड़ेगा, लेकिन सरकार ने इस नियमों में छूट दी है। अब 7 लाख आपने कमाया और 7 लाख मान लीजिए 1,000 कमाया तो आपको सिर्फ अब 1,000 पे टैक्स देना होगा, उस 7 लाख पे नहीं। ठीक है, याद रखिए। नेशनल पेंशन स्कीम के आधार पर नेशनल पेंशन स्कीम में सुधार के लिए समिति गठित की जाएगी। ठीक है, 1 अप्रैल से बॉन्ड या निश्चित आय वाले उत्पादों में निवेश से जुड़े म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। इसके तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 14.2 केजी रसोई गैस के हर सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी 1 वर्ष में 12 सिलेंडरों पर मिलेगी। कच्चे जूट के एमएसपी पर 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। कच्चे जूट का एमएसपी 5,050 रुपये है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है। पेंशन के लिए आंध्र मॉडल पर लग सकती है मुहर। ठीक है, जिसके तहत आखिरी वेतन का 33% पेंशन के रूप में देने का प्रस्ताव है। पुराना पेंशन में दोस्तों क्या है कि सरकार को ही कर्मचारियों के लिए पैसा जमा करना पड़ता है, लेकिन जो आंध्र मॉडल है इसमें सरकार के साथ साथ सरकार को सिर्फ 33% ही देना होगा और कर्मचारियों को भी हिस्सेदारी इसमें देना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि हैंक ओविंक ने भारत के किस परियोजना की भूरी भूरी प्रशंसा की है? तो देखिए, नमामि गंगे मिशन को हैंक ओविंक ने कहा कि यह स्वच्छ गंगा मिशन आशा की एक किरण है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल सम्मेलन 2023 में कहा कि भारत जल क्षेत्र में 240 अरब से अधिक निवेश करने को प्रतिबद्ध है।
नमामि गंगे योजना जून 2014 में शुरू हुई। इसका उद्देश्य प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय गंगा नदी के संरक्षण का और कायाकल्प करना है। गंगा नदी भारत तथा बांग्लादेश में बहती है। यह भारत तथा बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर दूरी तय करती है। भारत में यह 2071 किलोमीटर लंबी यात्रा करके बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड में हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलता है और बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा होते हुए विलीन हो जाता है। गंगा नदी बिहार में बक्सर चौसा में प्रवेश करती है। बिहार में गंगा नदी का कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार में पटना जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है। इसकी लंबाई 99 किलोमीटर है पटना में। बिहार राज्य में गंगा नदी 12 जिलों से होकर गुजरती है। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय से। किस राज्य सरकार ने धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक मुसलमानों को दिए जाने वाले 4% आरक्षण को हटाए जाने का फैसला किया है? तो दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने धार्मिक आधार पर मिलने वाले अल्पसंख्यक मुसलमानों के 4% आरक्षण को समाप्त कर दिया है। इस 4% कोटे को दो प्रमुख समुदायों वोकलिगा और लिंगायत संप्रदायों में बांट दिया गया है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। हाल ही में प्रदीप सरकार का निधन हो गया। वो पेशे से क्या थे? देखिए, हाल ही में प्रदीप सरकार का निधन हो गया। वो परिणीता फिल्म के निर्देशक थे। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को पीएम मोदी ने कहां पर वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया है? तो पीएम मोदी ने वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और यूपी का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। टीबी से मुक्त भारत का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। वैश्विक स्तर पर टीबी मुक्त का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। पीएम मोदी ने बताया है कि टीबी की 80% दवाएं अब भारत में ही बनती हैं। टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने का कोर्स के बजाय अब 3 महीने का कोर्स शुरू होगा और 1 हफ्ते में एक बार ही दवा खानी होगी। निक्षय मित्रों ने 10 लाख से अधिक टीबी मरीजों को गोद लिया है। निक्षय मित्रों की सहायता राशि 1000 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। पीएम मोदी ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड हाई कंटेनमेंट प्रयोगशाला की वाराणसी में आधारशिला रखी है। ठीक है। पीएम मोदी ने देश की पहली सार्वजनिक परिवहन रोपवे सेवा समेत 1780 करोड़ की लागत की 9 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी है। भारत सरकार ने रक्षा उत्पादन से जुड़ी कितनी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों को देश में उत्पादन की अनुमति दे दी है? रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 74% होने के बाद भारत सरकार ने 45 कंपनियों को शस्त्रों तथा उपकरणों के उत्पादन की अनुमति दी है। भारतीय सेनाओं की जरूरत के 3738 वस्तुएं उपकरणों का देश में निर्माण होना है, जिसमें से 2786 वस्तुओं का उत्पादन फरवरी 2023 तक शुरू हो गया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। लगातार 10वें वर्ष मुंबई इंडियंस का आधिकारिक साझेदारी कौन सी कंपनी कर रही है? देखिए, 10वें वर्ष मुंबई इंडियंस का आधिकारिक प्रायोजक साझेदार जो है उषा इंटरनेशनल कंपनी बनी है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक दुनिया के कितने अरब लोग मोटापा के शिकार हो सकते हैं? देखो दोस्तों, 2016 तक दुनिया भर में 1.9 अरब लोग वजन सामान्य से अधिक था। यह वयस्कों की कुल आबादी का 39% हिस्सा है। दुनिया के 3 अरब लोग 2035 तक मोटापा के शिकार हो सकते हैं। देश के सबसे पहले केबल रेल पुल अंजी ब्रिज का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो देश का पहला केबल रेल पुल जम्मू कश्मीर और जम्मू श्रीनगर बारामूला लिंक परियोजना को अंजी ब्रिज पर सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। यह ब्रिज अंजी नदी पर बन रहा है। इस पुल की लंबाई 473.25 मीटर है, जो नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये 96 केबलों से मिलकर बना है। अंजी केबल ब्रिज का निर्माण कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन कर रहा है। जम्मू कश्मीर बारामूला लिंक परियोजना से श्रीनगर बारामूला का सीधा जुड़ाव राजधानी दिल्ली सहित देश के बाकी हिस्सों से हो जाएगा। आईएसएसएफ भोपाल में आयोजित निशानेबाजी विश्व कप के 10 मीटर एयर राइफल में विश्व चैंपियन रुद्राक्ष पाटिल ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो कांस्य पदक जीता है रुद्राक्ष पाटिल ने। एशियाई हॉकी महासंघ ने 2022 की वर्ष की उदीयमान खिलाड़ी का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सलीमा टेटे को एशियाई हॉकी महासंघ ने 2022 की वर्ष की उदीयमान खिलाड़ी के रूप में पुरस्कृत किया है। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह को उदीयमान खेल अधिकारी का पुरस्कार मिला है।
करूर वैश्य बैंक ने किसके साथ जीवन बीमा श्रेणी में एक अतिरिक्त बैंक इंश्योरेंस पार्टनर के रूप में एक समझौता किया है? तो एसबीआई लाइफ और करूर वैश्य बैंक के साथ एक अतिरिक्त बैंक इंश्योरेंस पार्टनर के रूप में जुड़ गया है। कौन सा बैंक ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो देखिए दोस्तों, इजिप्ट, जिसे मिस्र भी कहते हैं, इजिप्ट मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को ब्रिक्स बैंक की नई प्रमुख बनाया गया है। याद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ, जो 75 वर्ष की हैं, ब्रिक्स बैंक की नई प्रमुख बनी है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। मुख्यालय इसका संघाई चीन में है। ठीक है, सदस्य इसके 5 देश है: ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। मिस्र की राजधानी कायरो है। राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी थे, जो 74वें गणतंत्र दिवस पर इस साल 2023 में मुख्य अतिथि भी रहे थे। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। भाषा पुर्तगाली है और राष्ट्रपति इसके लुइस इनजियो लूला डी सिल्वा हैं। ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली ने किसे अपना अगला सीईओ बनाया है? ऑनलाइन टेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली के नए सीईओ राहुल रॉय चौधरी बने हैं। किस राज्य सरकार ने एक फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ पेयजल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एएमयू साइन किया है? तो देखिए दोस्तों, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेयजल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने दूध पर उपकर लगाया था। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता गुजरात की एक निचली अदालत द्वारा 2 वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद रद्द कर दी गई है। ठीक है, मोदी सरनेम के 4 साल पुराने एक आपराधिक मानहानि मामले में उनको सजा सुनाई गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 एक और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत यह फैसला लिया गया है। राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दोषी पाया गया है और 2 साल की सजा मिली है उनको। ऊपरी अदालत की सजा बरकरार रखने पर राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। भारतीय सेना तथा वायुसेना ने किस नाम से पूर्वी क्षेत्र में 96 घंटे का बहु डोमेन वायु तथा भूमि अभ्यास किया है? तो वायु प्रहार के नाम से भारतीय सेना और वायुसेना ने पूर्वी क्षेत्र में 96 घंटे का बहु डोमेन वायु तथा भूमि अभ्यास किया है। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं और भारतीय वायुसेना प्रमुख जो हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। हाल ही में बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मंत्रालय के रियल टाइम प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है। ठीक है, इस डैशबोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो ये सागर बंधन के नाम से रियल टाइम प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड है, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय का। ठीक है, सागर मंथन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां मंत्रालय तहत सहायक कंपनियों का डाटा एकत्रित किया जाता है। गार्डन मूर का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस कंपनी के संस्थापक थे? तो देखिए, ये इंटेल कंपनी के जो सह संस्थापक थे। कौन? गार्डन मूर। ठीक है, जो इंटेल है वो विश्व की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप निर्माताओं कंपनियों में से एक है। ठीक है, इंटेल की स्थापना 1968 में हुई थी। 1971 ईस्वी में इंटेल ने इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। 25 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की 36वीं बोर्ड की अध्यक्षता किसने की है? तो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 25 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की 36वीं बोर्ड की अध्यक्षता की है। देश का पहला पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल पार्क, पीएम मित्र पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो विरुधुनगर तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा पहला पीएम इंटीग्रेटेड मेगा पार्क। ठीक है, सीएम तमिलनाडु के एम के स्टालिन है, राज्यपाल आर.एन. रवि है। केंद्र सरकार इसके अलावा 6 अन्य राज्यों में भी पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करेगी, जो है तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। देश का पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन 17 मई 2023 को कहाँ आयोजित हो रहा है? तो नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है दोस्तों। नई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वहाँ के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं।
पुरुष अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक 197 मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के हैं, वो 197 मैच खेलकर उन्होंने विश्व रिकॉर्ड सबसे ज्यादा फुटबॉल खेलने का बनाया है। किसकी अध्यक्षता में विदेश में स्थित फिनटेक स्टार्टअप को गुजरात फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर में स्थानांतरित करने के लिए समिति गठित की गई है? तो जी पद्मनाभन के नेतृत्व में। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 115 यूनिकॉर्न शामिल हैं। तो दोस्तों यह रहा 25 मार्च 2023 का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों इसके देखने से आपको, दोस्तों मेरे डेली वीडियो देखने से, बिहार करंट अफेयर्स हो चाहे नेशनल करंट अफेयर्स हो, आपके एक भी वीडियो छूटने वाला नहीं है दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों बीपीएससी के लिए, मैं आपका साथ अंतिम समय तक दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।